बिफोर बिफोर स्टार्टिंग ऑफ रोटेशनल मोशन तुम लोग को मैं होमवर्क पहले ही बोल चुका हूँ. योर होमवर्क इज इंटायर एनसीईआरटी ऑफ द प्रीवियस चैप्टर, दैट इज चैप्टर 5 लॉ ऑफ मोशंस. उसको पूरा कंप्लीट 100% करोगे. इसके ऊपर टेस्ट होगा नेक्स्ट कमिंग संडे. ओके, एक ही चैप्टर में लूंगा, ओनली वन चैप्टर, सो इट्स बिकम इजी फॉर यू. ओके, कमिंग Sir, संडे. test me, no? Yes, coming Sunday you have test. Sir, MCQ is a problem solver लगा देना होगा. This mix and merge. So only chapter 5 you have test. So it will be very easy for you. And hints is problems are based on NCERT and obviously not similar question. Similar question may be asked, but not necessarily same questions. Okay. So next chapter is chapter 7. Okay, this is not chapter 6. This is chapter 7 rotational motion. इसको मैं क्यों पहले कर रहा हूँ, रीजन एक ये है क्योंकि सर्कुलर मोशन जो है वो हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 4 में कवर किए थे. इट इज रिलेटेड टू दैट. एंड वन मोर थिंग, चैप्टर 6 इज वर्क पावर एंड एनर्जी. इसको मैं इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स तुम लोग को भेजूंगा. उस लेक्चर्स को कंप्लीट करना, देन वी हैव अ डाउट क्लियरेंस क्लास. ओके, इस तरीके से हम लोग 2 चैप्टर को एट ए टाइम कवर कर लेंगे. एनी क्वेश्चंस? Yes, sir. No question. Okay, so rotational motion is a special kind of circular motion. A rotational motion is a special kind of circular motion. इसमें क्या होता है, कोई भी बॉडी जो है वो अपने ही एक्सिस पे मूव अगर करे, सो दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन. फॉर एग्जांपल, तुम लोग को ये पता होगा इसको क्या कहते हैं, ओलंपिक का एक पार्ट होता है, दे हैव स्केट आइस स्केटर्स, आई होप सो, इजंट इट? तो जब आइस पे स्केट करते हैं तो ये लोग 2 तरीके से मूव करते हैं. एक तो आइस पे ये लोग ऐसे लीनियर मोशन में रहते हैं, कभी सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, है ना, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं. तो लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन को एक साथ क्या कहा जाता है? लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन को एक साथ क्या कहते हैं? Rotational. नो नो नो, एनीवन एल्स? ट्रांसलेशनल मोशन. ओके. Yes, और sir. कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, एक ही एक्सिस पे अपने आप को रिवॉल्व करवाते हैं, लाइक दिस. सो व्हेन दे एक ही एक्सिस पे अपने आप को रोटेट करा रहे हैं, सो दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन. इज इट ओके? जैसे कि हमारा जो अर्थ है, Yes, sir. सन हमारे सेंटर पे होता है और अर्थ जो होता है इसके चारों तरफ घूम रहा है. ठीक है, दिस इज सन, दिस इज अर्थ. ये किस तरह का मोशन हो रहा है? Sir, revolutionary motion. और सर्कुलर मोशन, इजंट इट? इट इज अ सर्कुलर मोशन. और अगर मैं बोलूं कि अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करता है इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, व्हाटएवर इट, वो कौन सा मोशन हो जा रहा है? दैट मोशन इज Rotational motion. Rotational motion. so this is the difference between circular and rotational motion, so you always keep in mind. So this is this the pattern. मैंने पहले ही बताया कि ट्रांसलेशन मोशन जो हो रहा है हम लोग का, ये होता है एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग में, लेकिन रोटेशनल मोशन जो होता है उसका होता है एक एक्सिस के अलोंग में, जैसे व्हील्स, गियर्स, मोटर्स, प्लैनेट्स. ओके, हैंड ऑफ क्लॉक, दे आर रोटेट टू देयर एक्सिस. ठीक है, तो ये ऑलरेडी जो मैंने बता दिया यहाँ पे वही लिखा हुआ है. इसमें हम लोग का जो मेन पॉइंट है वो ये है, दैट इज कॉल्ड योर, कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग को पता होना चाहिए. फर्स्ट इज रिजिड बॉडी. सो व्हाट इज रिजिड बॉडी? कैन एनीवन आंसर मी, व्हाट इज रिजिड बॉडी? Sir, which has fixed shape and size. Which has fixed shape and size, exactly. So suppose तुम लोगों ने ये देखा होगा, क्ले पॉट बनाते हैं जो लोग, तो वो लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर क्ले रखते हैं. ठीक है, गीला क्ले रखा जाता है और फिर उसको रोटेशनल मोशन में इस चाक को चला दिया जाता है. दिस इज अ चैक. इस चाक को जब चलाया जाता है, इसके ऊपर अगर आप कोई भी गीला सामान रखोगे तो क्या होगा, इसका शेप फिक्स होगा उस सर्कुलर मोशन के टाइम, सॉरी रोटेशनल मोशन के टाइम. इसका शेप जो sir. होता है वो चेंज हो जाता है. सो दिस क्ले इज नॉट अ रिजिड बॉडी. बट इसके ऊपर अगर आप किसी स्टोन को रख दो, अगर इसके ऊपर किसी स्टोन को रख दिया जाए,
और इसको मूव किया जाए, कैन इट्स शेप इज चेंज? No, sir. So if rigid body is a body that can rotate with all the parts locked together, that is, their shape will not change under rotational motion condition. So this is the first definition. एक और definition आप लोग बोल सकते हो कि rigid body के अंदर, suppose this is your rigid body, so किसी rigid body के अंदर अगर दो point है A and B, तो इसका distance always fixed रहता है. This distance D is always fixed, even under rotational motion, even under translational motion. Okay. Next is system. What is called system? A collection of number of particles together is called a system. For example, यहाँ पे ये बहुत सारे particles हैं, like 1, 2, और यहाँ पे मैं central से इसका distance निकाल रहा हूँ from the axis. So suppose this is particle with mass m1, this is particle with mass m2, this is particle with mass m3, and so on up to mn. So collectively, this all particle form a system of particles. This is called system under consideration. Is it okay? Next is Yes, sir. internal and external forces. Internal forces is what? Suppose it has a system of n number of particles, and this n number of particle के बीच में अपना कोई फोर्स होगा, जैसे m1 और m2 जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है. Yes, sir. m1 m2 को अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ, m2 m1 को अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ. सो यहाँ पे जो ये फोर्स हो रहा है इसको हम लोग कहेंगे म्यूचुअल attraction force. This mutual attraction force is an example of internal force. So inside the system, if forces are act on one to another particle and they are always in equal and in opposite direction, that kind of forces of a system are called internal forces. जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया, m1 m2 को अट्रैक्ट कर रहा है, तो मान लो ये होगा F12, और 2 जो है m2 m1 को अट्रैक्ट कर रहा है विथ फोर्स 2 1. So these forces are always equal and opposite in direction so that they can cancel out each other. तो यहाँ पे देखो मैंने यही लिखा है, all the forces exerted by the various particle of the system on one another are called internal forces. These forces are alone enable the particle to form a well-defined system, and internal forces between two particles are always mutual in nature, that is equal and opposite in nature. Is it okay or not? ये टर्म सुनना सर मिलेगा मतलब बार-बार. इन इंटरनल फोर्स की वजह से उसका कोई मोशन नहीं क्रिएट हो सकता क्योंकि वो तो सब फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. इसका मतलब है इसके वजह से इस सिस्टम के अंदर कोई मोशन नहीं होता है. ये सिस्टम तो एज ए होल मूव कर रहा है. जैसे सपोज करो तुमने Yes, क्या sir. किया, एक बैग के अंदर बहुत सारे स्टोन को भर दिया, ओके, और इस बैग को बहुत अच्छे तरीके से टाइटली फिक्स कर दिया. तो अंदर में ये कुछ भी आपस में फोर्स अप्लाई करे, ये फोर्स जो है ये इंटरनल फोर्स है और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है. और इस बैग को तुमने क्या किया, एक पोल के साथ बांध के इसको रोटेट कर रहे हो. सो ये जो अंदर बैग के अंदर जो फोर्स है ये होगा मेरा इंटरनल फोर्स, और इसको रोटेट कराने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं, दैट फोर्स विल बी योर एक्सटर्नल फोर्स. इज इट ओके? Yes, sir. ये बहुत बार मैं रिपीट करूंगा, इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इन वेरियस डेफिनेशंस, सो इट शुड बी क्लियर टू यू. सो नेक्स्ट टॉपिक इज योर सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास को बताने से पहले, ऐसा आजकल इंटरनेट पे बहुत सारा वीडियोस वगैरह तुम लोग देखते होगे, है ना? जो लोग खाली बैठे रहते हैं वो लोग बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं आजकल. तो कितने लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे कुछ ऐसा करते हुए लोग एक के ऊपर एक बॉडी को बैलेंस करते जाते हैं, लाइक दिस और दिस. कैन एनीवन सीन दिस काइंड ऑफ वीडियोस और पिक्चर्स? डू यू एवर सर ट्राई YouTube दिस? पे दिखाते हैं वीडियो. ओके, कैन एनीवन ट्राई दिस? किसी ने घर पे ट्राई किया ये?
सर टीवी टूट जाएगा एकदम और गिर गया नहीं तो। टीवी मत लो, कुछ दूसरा तो ले सकते हो, घर पे दूसरे सामान होंगे, यस चम्मच सर। बर्तन बैग। तो बॉटल के ऊपर एक बॉक्स रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो इफ यू डू this is based on one top concept which is called center of gravity and center of mass. For the time being understand both are same, but actually they are different. हम लोग उसमें आएंगे बाद में. So what is center of mass? Center of mass of a system or a body is a point. किसी सिस्टम का या फिर किसी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि इसका इंटायर मास वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है. दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड योर सेंटर ऑफ मास. सपोज इट हैज वेरियस पार्टिकल्स, यहाँ हर जगह पार्टिकल्स है. इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है एंड सो ऑन अप टू इट हैज n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. लेकिन इसका इफेक्टिव जो मास है ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो वो किस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा? दैट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास. तो ये लोग जब ऐसा करते हैं ना, ये फिगर जब बनाते हैं इस तरीके का, तो ये लोग क्या करते हैं, उस बॉडी को ऐसे शेप और साइज में अरेंज करते हैं कि उसका सेंटर ऑफ मास ठीक उसके ऊपर हो. इज इट ओके? यस सर। इसका और एक एग्जांपल देख सकते हो, जब हम लोग बस में ट्रेवल करते हैं, बसेस और ट्रेन्स में, तो जब बस हम लोग का आगे की तरफ जाता है तो ड्यू टू इनर्शिया व्हाट हैपन, तुम लोग पीछे की तरफ मूव कर जाते हो. तो सपोज एक पर्सन है जो ऐसे खड़ा है बस में, ओके, और यहाँ पे पकड़ा हुआ है और नहीं पकड़ा, चलो अगर पकड़ा रहेगा तो गिरेगा नहीं ना. सपोज एक पर्सन यस ऐसे सर। खड़ा है और एक दूसरा पर्सन है जो थोड़ा बहुत साइंस जानता है, वो क्या किया है, वो इंस्टेड ऑफ ऐसे खड़ा होने की जगह ही लोअर्ड हिज, थोड़ा सा पैर को फैला के खड़ा है. नाउ किसके ऊपर इनर्शिया का इफेक्ट ज्यादा होगा? दिस इज प्रैक्टिकल सर प्रॉब्लम. जो एकदम स्ट्रेट खड़ा है वो। तो जैसे ही बस आगे जाएगा ये बंदा यहाँ पे पीछे की तरफ इसको इनर्शिया ठेलेगा और ये गिर जाएगा. इसके ऊपर भी इनर्शिया अप्लाई होगा बट दिस इनर्शिया विल बी लो. सर सेंटर ऑफ मास जो है इसका जो। So the reason is, anyone answer why? The reason is इसका सेंटर ऑफ मास जो है इसके बॉडी के ऑलमोस्ट सेंटर पे होगा ऊपर की तरफ, और इसका यस सेंटर ऑफ सर। मास बॉडी के नीचे थोड़ा सा शिफ्ट हो जा रहा है. So as center of mass is close to the surface of this bus, in this condition, therefore यहाँ पे inertia का इफेक्ट जो है वो है low. So this is the concept of center of mass. Any question? नो सर। Ahili, is it clear? No, sir. Okay. So position, you have to remember these things. The position of center of mass is independent of the coordinate system chosen. ये coordinate system क्या है मैं ये next slide में complete करूंगा. The position of center of mass depend on the shape of the body and distribution of the mass. Obviously shape of the body पे depend कर रहा है, already हम लोग यहाँ देख लिए इस figure में कि आप अगर straight खड़े हो आपका अलग shape है. You are in this condition, you have different shape. If you are lie down, अगर बस के मान लो कुछ लोग होते हैं बस के छत पे ऐसे सो गए हैं, ठीक है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहीं और शिफ्ट हो जाएगा. सो सेंटर ऑफ मास डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. यस सर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या वो एक्स वाई वाला है? आई विल कम टू दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट वेट फॉर अ मिनट. ओके, सो यहाँ पे एक एग्जांपल है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सर्कुलर डिस्क. Circular disk is within the material and the body, while that of the circular ring is outside the material. This is very interesting thing. यहाँ क्या बोल रहा है देखो कि अगर एक circular ring है, if you have a circular ring like this, okay, like this. So this is a circular ring of suppose mass 10 kg or 1 kg suppose, and you have a disk. डिस्क मतलब ये लोहा का एक प्लेट है पूरा. तो मुझे बताओ इस लोहे के प्लेट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सर उसके सेंटर पर होना चाहिए. यस, इसके सेंटर पे होना चाहिए.
तो यहाँ पे इसके सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। लेकिन इस रिंग के केस में ये तो मासेस जो है ये अंदर यहीं पर है, जहां मैं ये रेड कलर दे रहा हूँ इसके अंदर ही मास है, लोहा है Yes, जो sir. जो भी है। सो मास इज लाई हियर, सो वेयर इज द सेंटर ऑफ मास? सर इसका भी मिडिल में ही होना चाहिए। इसका भी सेंटर ऑफ मास जो होता है मिडिल में होगा, यहाँ पे कहीं। लेकिन यहाँ पे ये बॉडी है ही नहीं, इस बॉडी के बाहर इसका सेंटर ऑफ मास चला जा रहा है। ये होलो स्पेस है, इस होलो स्पेस में इसका सेंटर ऑफ मास चला जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सर्कुलर डिस्क इज विद इन द मटेरियल, क्योंकि मटेरियल यहाँ पे है, ये इसके अंदर है। बट फॉर अ सर्कुलर रिंग इट इज आउटसाइड द बॉडी, इस बॉडी के बाहर इसका सेंटर ऑफ मास चला जा रहा है। इज इट ओके? नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास जो होता है ये सिमेट्रिक बॉडी का ऑलवेज जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वहां पे होना चाहिए। जैसे तुम लोगों ने बोल दिया कि इसके सेंटर पे होना चाहिए, सो दिस इज ओके, बट द कंडीशन इज द बॉडी इज सिमेट्रिक इन नेचर। यस सर। अगर ये बॉडी सिमेट्रिक नहीं है, जैसे ये एक सर्कुलर डिस्क था लेकिन किसी ने क्या किया कि इसका एक छोटा सा पोर्शन काट लिया यहाँ से, तो अब इसका सेंटर ऑफ मास इसके जियोमेट्रिक सेंटर पे नहीं भी हो सकता है, कहीं दूसरे जगह हो सकता है। सर थोड़ा और पूरा शिफ्ट हो जाएगा। वो देखना पड़ेगा हमें कैसे पता करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट वन, द सेंटर ऑफ मास चेंजेस विद द पोजीशन ओनली अंडर ट्रांसलेशनल मोशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ अ बॉडी इज अंडर ट्रांसलेशनल मोशन देन इट्स सेंटर ऑफ मास इज चेंज। लेकिन जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में रहता है तो उसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में रहेगा तो उसका सर सेंटर आई ऑफ वांट मास, एन एग्जांपल। यस सॉरी, सर एक एग्जांपल सर बताइए। ओके सपोज एक बाइक जब ट्रेवल कर रहा है, ओके एक बाइक जब ट्रेवल कर रहा है, शो यू अ स्क्रीन और अ साइकिल। अभी तुम लोग 18 इयर्स के नहीं हुए तो मैं एग्जांपल में भी बाइक नहीं ले सकता, ओके। सो ओके सपोज दिस इज अ साइकिल और ये साइकिल पे एक पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है। पार्डन फॉर माय डायग्राम्स। यहाँ बायोलॉजी की स्टूडेंट है, नेक्स्ट टाइम से स्क्रीन शेयर करके तुम डायग्राम बनाओगी आहिली। सो दिस इज अ साइकिल, ओके। व्हेन ही इज ट्रेवलिंग, फॉर एग्जांपल हिज सेंटर ऑफ मास इज हियर, ओके यहाँ पे है इसका सेंटर ऑफ मास। सपोज करो अब ये क्या करे, एक शार्प टर्न ले रहा है, आगे से कर्व रोड है और ये शार्प टर्न लेना चाहता है साइकिल यहाँ से। तो शार्प टर्न जब ये लेगा तो ये जब टर्न लेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास डिपेंडिंग ऑन दिस कर्व एंड डिपेंडिंग ऑन दिस मोशन लोअर डाउन हो जाएगा और ये साइकिल को बेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसा तुम लोगों ने देखा है, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है? यस सर। साइकिल चलाते हो जब टर्न लेना पड़ता है तो तुम्हारा बॉडी को लोअर करना पड़ता है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द सेंटर मास को लोअर डाउन करना पड़ता है, अदरवाइज इनर्शिया इफेक्ट से गाड़ी स्कीड करके गिर जाएगा। So this is the example when translational motion, the center of gravity or center of mass is changed. Now the big question is, यहाँ मैं तुम लोग के लिए होमवर्क देके जा रहा हूँ। Big question is, everyone write down in copy, what is the difference between center of mass and center of gravity? What is the difference between center of mass and center of gravity? This will be just मैं hints दूंगा, मैं आंसर नहीं बताऊंगा। Hints is center of gravity means weight related to weight mg and center of mass is related to only mass. So using this hint I need at least 5 points, 5 point minimum लिखोगे लोग डिफरेंस में और मुझे सेंड करोगे। Is it okay? ओके सर। Okay. So next is how to calculate the center of mass of a n particle system or 2 particle system. पहले हम लोग 2 पार्टिकल के लिए आते हैं फिर n पार्टिकल पे जाएंगे। So suppose करो ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है कुछ इस तरीके से, जहां बहुत सारा पार्टिकल है। फॉर द टाइम बिंग मैं 2 पार्टिकल ले रहा हूं m1 and m2।
m1 का जो पोजीशन वेक्टर है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो तुम बोल रहे थे, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है कि ये मैं बोल रहा था कि मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा चूज किया है एक्स एंड वाई। अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ की जगह यहाँ ले लेता, इसको एक्स पकड़ता, इसको वाई पकड़ता यहाँ से दूर, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहता। इसके बारे में बात करें। यस सर। सो m1 का जो पोजीशन वेक्टर है, आइली तुमने वेक्टर किया है कंप्लीट? वेक्टर के बारे में पता है? हेलो, Yes, sir. okay, so position vector of this particle first is r1 and position vector of second particle is r2, suppose, and their masses are m1 and m2. so इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा, इन दोनों के करीब करीब बीचों बीच आसपास होगा, which will depend on two things. One is this position vector and also second one is their corresponding masses. तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा that will be equal to m1 into r plus m2 into r2 divided by m1 plus m2. Is it okay? दोनों का Yes, एवरेज sir. होगा. So this is m1 into the position vector r1, m2 into position vector r2, summation divided by total mass. In the case when m1 is equal to m2 is equal to m, suppose करो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, so center of mass मेरा कहाँ पे हो जा रहा है? In the Sir, r1 middle plus point. r2. What is this? This is the middle point. अगर दो ब्लॉक ऐसे हैं, Yes, m1 और m2, दोनों का मास m है, and this is the system, तो हमारा जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो इनके सेंटर पे होगा. सेंटर ऑफ मास विल बी हियर. सो सिमिलरली फॉर n नंबर ऑफ बॉडी अगर हो जाते हैं तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है, ऐसे n टाइम्स लिख दो डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास. इज इट ओके? सर इतने सारे बॉडी का मास सेम होगा? नहीं, जरूरी नहीं है. Sir, जरूरी नहीं है, नहीं, अलग भी हो सकता है. अलग भी हो सकता है ना? yes So sir, this is हो the, सकता है. yes, हो सकता है. So this is a direct question from NCERT exemplar problem. इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. Find the center of mass of 3 particles at the vertices of a equilateral triangle. The masses of the particles are 100 kg, 100 gram, 150 gram and 200 gram. Each side of equilateral triangle is 0.5 meter. Now one thing, इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज समझ लो कॉन्सेप्ट. ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने चूज किया है ये कंप्लीटली तुम्हारे विश के ऊपर है. कोई स्टूडेंट मुझे कहता कि सर मैं ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि ये ट्राइंगल ऐसा रहे जैसा है, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, और मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस यहां चूज करना चाहता हूं, दिस इज एक्स, दिस इज वाई. सो माय आंसर इज यू कैन डू इट. ओके, इट्स अपॉन योर विश. आप कहीं भी कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज कर सकते हो, दैट विल नॉट अफेक्ट योर सेंटर ऑफ मास. बट सेंटर ऑलवेज एक्सिस को ऐसे चूज करना जो इजी हो जाए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. सो दिस टाइप ऑफ एक्सिस इज इजी. ठीक है, इज इट ओके? सो देखो यहाँ पे अगर हम Yes. लोग ये एक्सिस ऐसा चूज करते हैं तो क्या फायदा है हम लोग का. एट द ओरिजिन वी हैव 100 ग्राम, लेट दिस पोजीशन O. At this point A we have 150 gram mass, and at position your B we have 200 gram mass. And सर side पोजीशन वेक्टर. position vector आ रहे हैं हम लोग. So now look, मुझे ऑलरेडी ये डिस्टेंस पता है, दिस डिस्टेंस इज 0.5 मीटर. तो मैं कोऑर्डिनेट बता सकता हूँ. ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0,0. यस. दिस कोऑर्डिनेट इज 0.5,0. एंड एज इट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो. ये कितना है? हाफ हो जाएगा इसका. सो दिस विल बी योर 0.25. और ये हाइट तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, कितना होगा फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम? 0.25 इंटू √3 आएगा. सो मुझे तीनों कोऑर्डिनेट Yes. मिल गया. और अगर मुझे तीनों कोऑर्डिनेट मिल गया तो मुझे इसका पोजीशन वेक्टर्स भी पता चल गया ना. तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है बताओ इन टर्म्स ऑफ एक्स?
this first body. सर 0 Yes, and this one 0.5 0.5, and this one 0.25 0.25 in terms of x. Similarly in terms of y अगर मुझे बोलोगे 2D कोऑर्डिनेट अगर होता है तो उसमें x और y दोनों का वैल्यू पता होगा. Similarly for y these values are given. So just ये ऑलरेडी सॉल्व्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सो मैं इसको यहाँ सॉल्व नहीं करूंगा, मैं तुम लोग को शो कर सकता हूँ. Okay, we go to this. Yeah, so this is the question directly from NCERT. Just look at it. So यहाँ देखो, सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व. तो यहाँ हमारा क्या होगा, यहाँ 3 मास है m1, m2 and m3 and their corresponding position with respect to x. So x1 कितना आ गया था हमारा पहला, अभी बताया दीपक ने 0, x2 था हमारा 0.5 and x3 था 0.25. So just look here. This is your x1 is here, that is your 0,0. So x1 is 0, x2 is 0.5. Oh, what happened? Yeah, x2 is 0.5 and x3 is here. Okay, x3 is here, it is 0.25. Similarly y1 is 0, y2 is 0 and y3 is 0.25 root 3. If you substitute this value with their corresponding masses, you will get the coordinate of center of mass. Center of mass का वैल्यू देखो कितना आ रहा, 5/18 and 1/3 root 3. और ये तुम लोग को देखने में मिल रहा है कि ये इसका जियोमेट्रिकल सेंटर यहाँ कहीं होता है. तुम लोग को पता है सेंट्रॉइड ऑफ योर इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला. यस सर. तो इसका सेंट्रॉइड कहीं यहाँ पे होता है एक्चुअली, लेकिन मेरा जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है वो सेंट्रॉइड से बाहर आ रहा है. कोई मुझे बताएगा ऐसा क्यों हो रहा है? अनंत, आई वांट टू यू आंसर दिस क्वेश्चन. इसका सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड से दूर क्यों हो गया? यस, हेलो. Yes, sir. Ahili, can you answer? Why the center of mass is deviated from the centroid of this equilateral triangle? Why? No answer. अरे कोई तो बताओ क्या होता है, इजी सा सवाल है. एनी आइडिया? सर इसका ज्योमेट्रिकल जो हो रहा है इसका वजह से. No, not for geometry. This is because of undistributed masses. ये मास अलग अलग है ना, यहाँ 100 ग्राम है, यहाँ 150 है, यहाँ 200 है. यस सर. तो डिफरेंट जितना मास होगा उतना ये दूर भागते जाएगा. अगर तीनों 100 होता देन ऑब्वियसली इट इज इन द जियोमेट्रिकल सेंटर. राइट. लेकिन ये अलग है. अगर मान लो तुम लोग इसी प्रॉब्लम को रिपीट करके देखना, इसको 100 रहने दो और इन बाकी को 500 कर दो, तो देखोगे कि इसकी ये और अवे चला जा रहा है, इधर भाग रहा है. जितना ज्यादा मास आएगा उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. ओके, इतना इजी आंसर नहीं कर Yes, पा रहे sir. हो लोग. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस वन. सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ से हम लोग कर लेते हैं. एक और प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का. फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना, ओके, अ थीन फ्लैट प्लेट विद डायमेंशन एज शोन इन द फिगर. मैं दिखा रहा हूँ. द मास ऑफ लैमिना इज 3 kg. So this is the तो figure. पूरे लैमिना का मास 3 kg है. Yes, this is the figure. Okay, ये एक ऐसा L शेप का एक लैमिना है. इस टोटल का मास 3 kg है. सो और इसका थिकनेस ऐसा कुछ दिया हुआ है डायग्राम में. सो अगर ये एक एक साइड 1 मीटर का है तो मैं इसको ऐसे सोच सकता हूँ कि इक्वल डिवीजन कर लो सबसे पहले इसका. तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 1 मीटर. सो दिस इज 1 मीटर, टोटल 2 मीटर. तो इज 0,2. दिस इज 0,0. सिमिलरली दिस पॉइंट बी का आ जाएगा 2,1.
I hope no one has a problem because this is 1. So this is 1 comma 1, this is 1 comma 2, this is 0 comma 2. Now, as this is a lamina of uniform distribution of masses, so यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, इसका मतलब इस छोटे छोटे ब्लॉक का सोचो, इस ब्लॉक का सेंटर यहाँ पे होगा, सेंटर C1, इस ब्लॉक का सेंटर यहाँ होगा, सेंटर C2, और इस ब्लॉक का सेंटर यहाँ पे होगा, सेंटर C3. इज इट ओके? यस क्योंकि एक्चुअली देखो टोटल मास मेरा दिया हुआ है, इंडिविजुअल मास नहीं है, तो क्या करेंगे हम, टोटल मास 3 kg है, तो इसको मैंने 3 इक्वल टाइप्स में डिवाइड कर दिया, तो इसका वेट में बोल सकता हूँ, इसका वेट है 1 kg, इसका वेट है 1 kg, इसका वेट है 1 kg, तीनों का वेट 1 kg है, और इसका सेंटर जो है वो यहाँ से हाफ डिस्टेंस पे है, इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट हाफ है और y कोऑर्डिनेट भी हाफ है. सिमिलरली C2 का कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट, दिस इज So हाफ half, प्लस 1, so this is 3/2, 1.5. Yes, sir. 3/2. 3/2, comma y axis is same, that is half, and C3 का x coordinate is half but y coordinate is 3/2. 3/2. Is it okay? So now इसका जब तुम लोग x coordinate find out करोगे तो instead of mass इसको एक एक सेंटर जो है इसको एक पार्टिकल एज्यूम करो. Okay, so the equation will become like this. X will be m1 जो था वो हो जाएगा mc1 into the distance x1 plus mc2 x2 plus mc3 x3 divided by m1 plus m2 plus m3. Anant, is it clear or not? Yes, sir. Okay. So just substitute the values. एक एक ब्लॉक का मास 1 kg है, तो m1 m2 m3 जो है सब 1 होगा, और x1 x2 x3 अभी हमने कैलकुलेट किया, हाफ, 3/2 and half, so just its value is 5/6. Similarly for the y coordinate, calculate, it is 5/6. So the center of mass is, So here x and y are same. yes, it is 5/6 5/6. So 5/6 5/6 कहाँ पे लाई करेगा, somewhere here, isn't it? It's not 1 but close to 1. Yes. So it is lie on the Yes. this line 0 OD जो लाइन है इसके ऊपर कहीं पे लाई कर रहा है. सर सेंट्रोइड में लाई करेगा इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल कहाँ है? राइट ट्रायंगल. It is not a triangle. So is it okay? इसमें और कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो. एनसीईआरटी का बुक में कुछ और प्रॉब्लम्स है, तो गो हेड इसको सॉल्व करना. ये 2 प्रॉब्लम था, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया. एंड एक प्रॉब्लम और है, हम लोग का जस्ट 5 मिनट्स लेफ्ट है, तो इसको अभी तुम लोग करोगे. डू इट फास्ट. The distance between the carbon atom and oxygen atom, so this is carbon oxygen atom, in carbon monoxide molecule is 1.1. so इसका कोऑर्डिनेट अगर 0,0 होगा तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 1.1,0. Given mass of carbon atom is 12 AMU and mass of oxygen is 16 AMU, so m1 is equal to 12 and m2 is equal to 16. Calculate the position of center of mass. इसका center of mass का position पूछा. Go ahead. सर y तो सब 0 हो तो y निकाल के क्या हिसाब है सर? 2.8, 0. 2.8. Yes sir. Is it? Anyone else?
So option C, 0.6 angstrom from the carbon atom. Okay. So this is this much. So इसको solve करके कितना आ रहा है? 16 into 1.1 by 28. This should be equal to your 0.63 angstrom आना चाहिए. So अगर ये ऐसा आ रहा है तो ये यहाँ पे कहीं होगा. This will be your 0.63. So here is your center of mass. किसका नहीं आया? आइली, सॉल्व हुआ ये प्रॉब्लम? No. Just this calculation. Any problem? देखो इसको सॉल्यूशन किया यस हुआ सर, है. बोला था रॉन्ग हो गया इसलिए मेरा सही है सर। ओके, सो ये प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट लो. अभी जस्ट 2 मिनट बचा है, इसको सॉल्व करो. नहीं, इसको अभी सॉल्व मत करो, इसको अभी मैंने बताया नहीं है. रहने दो. ओके, सो एनी क्वेश्चन सो फार सेंटर ऑफ मास से? नो सर। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे. दैट इज योर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटीज ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड न्यूमेरिकल ऑन दैट. एंड देन विल स्विच टू द सेकंड पोर्शन जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. तो ये मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी, सर्कुलर मोशन, जब हम लोग चैप्टर आई थिंक 4 कर रहे थे, राइट? वहां पे मैंने कुछ करवाया था इसका पोर्शन जो इस चैप्टर में भी है. तो एक बार यस क्विकली मैम। तुम लोग रिकैप करना सर्कुलर मोशन. मैं लिंक भेज दूंगा, ऑलरेडी इसका वीडियो भी अपलोड कर दिया है मैंने. तो सर्कुलर मोशन एक बार रिवाइज कर लेना, ये मैंने पढ़ाया था, बहुत लेंथी पोर्शन है, अदरवाइज एक क्लास पूरा वेस्ट हो जाएगा. तो इसका मैं लेक्चर सेंड कर दूंगा. सर्कुलर मोशन कंप्लीट करके रखोगे. देन हम लोग का लास्ट जो टॉपिक बचता है इस चैप्टर से वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क. देन उसको कंप्लीट करते ही चैप्टर खत्म हो जाएगा विथ न्यूमेरिकल्स. ओके, ये इतना बड़ा सर, पोर्शन करवाया हुआ है मेरा. यस, या The torque is moment of force. yes, moment of force. So moment of inertia, moment of force, okay, and mass, inertia, ये क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास. एनी क्वेश्चन? No sir. Okay then, good night. Thank you sir. Good night sir.